सही है। अच्छा जीन क्या होता है? जीन लास्ट क्लास में मैंने समझाया था जीन के बारे में। क्या होता है जीन, बताओ। हाँ, डीएनए का वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो किसी एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सही है। अब ये जीन जब एक्सप्रेस होता है, तो मैंने बताया था जब भी जीन एक्सप्रेस होता है तो क्या बनाता है? एक्सप्रेस होती है। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। सही है। तो जब भी अच्छा ये डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट जो एक करेक्टर को कंट्रोल करे उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट होता है वो एक करेक्टर को कंट्रोल इस तरह करता है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारी आइज़ का कलर रेड है, सॉरी ब्लू है। सही है। अब ये ब्लू कलर किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से बनेगा, और उस पिगमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एंजाइम चाहिए होगा। सही है। और एंजाइम किस नेचर का होता है? प्रोटीन इन नेचर होता है। तो अगर उस एंजाइम को बनाने का प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो हमारी आइज़ का कलर ब्लू होगा, अगर वो प्रोटीन एब्सेंट हुआ तो हमारी आइज़ का कलर ब्लू नहीं होगा, कोई और कलर का होगा। सही। और इस प्रोटीन को बनाने वाला कौन है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए को बनाने वाला कौन है? डीएनए। इसका मतलब डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट वो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन कोई एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम हमारे करेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इस तरह हमारे डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम जीन कहते हैं वो हमारे करेक्टर को कंट्रोल करता है। सही, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। बताइए तुम लोग भूल क्यों जाते हो? चलो अब पढ़ते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब देखो जीन जब भी एक्सप्रेस होती है, इस बात को याद रखना कि जीन जब भी एक्सप्रेस होती है वो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। जीन जब भी एक्सप्रेस होती है वो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। तो जीन एक्सप्रेशन क्या हुआ? जीन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशंस इन डीएनए आर यूज्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। सही है। जीन एक्सप्रेशन को हम एक और नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा। अच्छा, सेंट्रल डोग्मा का अगर लफ्जी मतलब देखो, सेंट्रल डोग्मा का तो उसका मतलब होता है मरकजी ख्याल। सही है। सेंट्रल डोग्मा मरकजी कॉन्सेप्ट। सही है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट। सही, मेन कॉन्सेप्ट, उसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। मगर बायोकेमिस्ट्री में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है जीन एक्सप्रेशन। सही है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब है डीएनए से प्रोटीन का बनना। सेंट्रल डोग्मा का क्या मतलब है? डीएनए से प्रोटीन का बनना। तो इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, ये जो जीन एक्सप्रेशन है यानी डीएनए से प्रोटीन का बनना, ये दो स्टेप में होता है। इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। सही। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से क्या बने? आरएनए बने। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सही है। अच्छा, ये इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए। सही। जो डीएनए में इंफॉर्मेशन मौजूद है वो किसमें कॉपी हो जाए? मैसेंजर आरएनए में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सही है। अच्छा, ट्रांसलेशन। अब देखो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बन गया, ये कहाँ पे बना? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हुई? न्यूक्लियस। क्योंकि जहाँ डीएनए होगा वहीं वो कॉपी भी होगा, तो डीएनए तो बाहर आ नहीं सकता न्यूक्लियस से, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। दूसरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल किया जाए प्रोटीन बनाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। सही है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स बाय राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है, और हमें पता है राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। तो प्रोटीन फैक्ट्री जो राइबोसोम्स है उनके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रोटीन बनाती है? राइबोसोमल आरएनए। अगर तुम लोगों को याद हो, अभी हम दोबारा देखेंगे इस चैप्टर में इस चीज़ को। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए ये रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। उसके अलावा ट्रांसफर आरएनए भी चाहिए होता है, और इनका रिलेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से, जैसे मिसाल के तौर पे डीएनए, हमारे पास ये जो डीएनए ये है रेसिपी। ये क्या है? रेसिपी। सारी सी बात है, डीएनए को देख के प्रोटीन बनाया जाता है। डीएनए क्या है? एक रेसिपी है। क्या, किस चीज़ के लिए रेसिपी है? प्रोटीन बनाने के लिए। तो डीएनए इज अ रेसिपी। डीएनए क्या है? रेसिपी है। मगर ये जो रेसिपी है इसको पढ़ा नहीं जा सकता, ये बहुत मुश्किल ज़बान में लिखी हुई है। इसकी ज़बान को हम देखेंगे, बहुत मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो पहले इस डीएनए में जो रेसिपी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं किसमें? एमआरएनए में। सही है। इसको हम किसमें कॉपी कर लेते हैं? एमआरएनए में। सही है। मिसाल के तौर पे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिखी हुई थी चाइनीज़ में। सही है। उसको हमने कॉपी कर लिया मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसमें लिखी हुई है? इंग्लिश में लिखी हुई है। सही है। रेसिपी उसकी प्रोटीन बनाने की जो रेसिपी है वो किसमें लिखी हुई है? इंग्लिश में। अब ये मैसेंजर आरएनए किसके पास आएगा? राइबोसोम्स के पास आएगा। सही है। ये मैसेंजर आरएनए आएगा राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए में लिखी हुई इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते हैं। सही है। राइबोसोम्स को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। सही है। तो राइबोसोम्स को इंग्लिश नहीं आती है, तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में मौजूद इन्फॉर्मेशन को पढ़ नहीं सकते। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होगी? प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में होगी। तो इसको पढ़ेगा ट्रांसफर आरएनए। इसको कौन पढ़ेगा? ट्रांसफर आरएनए।
और ट्रांसफर आरएनए इस मैसेंजर आरएनए में मौजूद कोड्स को पढ़े कोडॉन्स को पढ़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ेगा और उसके बदले क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड लिखा होगा। सही है, इसको मिसाल से इस तरह समझना था कि डीएनए मिसाल के तौर पे एक रेसिपी है, सही है, जो कि फ्रेंच ज़बान में। मैसेंजर आरएनए में हमने उस रेसिपी को कॉपी कर लिया, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कॉपी कर लिया। अब ये राइबोसोम है शेफ़, सही है, राइबोसोम क्या है, शेफ़ है, ये प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम है शेफ़, सही है। अब ये शेफ़ के पास जब ये रेसिपी आई, मैसेंजर आरएनए में लिखी हुई रेसिपी आई, तो ये शेफ़ इसको इंग्लिश को पढ़ नहीं सकता, सही है, तो इसने पढ़ने के लिए बनाया ट्रांसलेटर को, यानी ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसफर आरएनए, सही है। ये ट्रांसलेटर आया और मैसेंजर आरएनए में मौजूद इन्फॉर्मेशन को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, प्रोटीन, वो अमाइनो एसिड्स लेके आया। और राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम क्योंकि शेफ है तो ये प्रोटीन बनाता है, तो ये किस तरह प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा, उन अमाइनो एसिड के बीच में क्या बना देगा, ये बॉन्ड बना देगा, इस तरह प्रोटीन बन जाएगी। ऐसी है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, कैरीज द अमाइनो एसिड्स, कैरी करेगा अमाइनो एसिड को। जबकि अगर पूछा जाए राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए किसके अंदर मौजूद है, राइबोसोम के अंदर मौजूद है, सही। तो ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, सही, ये बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा जब ट्रांसलेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया कि देखो जीन एक्सप्रेशन जो थी, जीन एक्सप्रेशन में क्या होता था, डीएनए को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया जाता था, प्रोटीन बनाया जाता था। तो डीएनए से प्रोटीन बनने का अमल जीन एक्सप्रेशन कहलाता है और उसके पाथवे को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, सही है, ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है वो 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है, दूसरा ट्रांसलेशन होता है। सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है और उस मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, सही। तो हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस इन विच कोड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड इनटू कोडॉन्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, सही है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस में डीएनए में मौजूद कोड्स को कॉपी कर लिया जाता है इनटू मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स में, सही है। कोड सेम होते हैं, मतलब रेसिपी सेम होती है। डीएनए में जो कोड होता है, जो जीन होती है, वो किसके लिए होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेसिपी होती है, सही है। उसको जब उसको हम कहते हैं कोड्स, वो जब मैसेंजर आरएनए में कॉपी हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम, कोडॉन्स कहते हैं उसको, सही है। वो मैसेंजर आरएनए कॉपी हो जाता है उसको कोडॉन्स कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें कोड्स ऑफ डीएनए कॉपी हो जाते हैं कोडॉन्स ऑफ मैसेंजर आरएनए में, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना सिंपली क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। ट्रांसक्रिप्शन कितने स्टेप में परफॉर्म होते हैं, 3 स्टेप में। वैसे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मगर हम इसको समझने के लिए 3 स्टेप से समझ रहे हैं, सही है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। सबसे पहले देख लेते हैं इनिशिएशन, सही है। अच्छा, ये बात याद रखना, जिस तरह हमने डीएनए एप्लीकेशन देखा था तो ये भी समवट सिमिलर है डीएनए एप्लीकेशन के, सही। बस कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस है जो हम साथ साथ देखते रहेंगे। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमने बात की कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, और अगर आरएनए को हमें बनाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए को बनाने वाला एंजाइम चाहिए होगा। तो पहली चीज़ तो हमें चाहिए होगी आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए बनाने के लिए कहाँ बाइंड होना पड़ेगा, आके डीएनए में बाइंड होना पड़ेगा, जब तो ये आरएनए बना सकता है। तो सबसे पहले आगे क्या करते हैं, डीएनए में बाइंड होता है, सही है। तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आता है और आके डीएनए पे बाइंड हो जाता है। ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आगे डीएनए पे बाइंड हो गया है, सही है। अच्छा, डीएनए पे कहाँ आगे बाइंड होता है, जिस तरह हेलिकेज का स्पेसिफिक पोर्शन था, स्पेसिफिक रीजन था डीएनए का, जहाँ पे वो आगे डीएनए को अनबाइंड करता था डीएनए एप्लीकेशन के दौरान, याद है, हेलिकेज एंजाइम आता था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए को अनबाइंड करता था। ऐसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज भी कहीं पे भी आगे बाइंड नहीं हो जाता है, बल्कि आगे एक स्पेसिफिक रीजन में बाइंड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर रीजन, सही है, प्रोमोटर रीजन कहते हैं। अच्छा, प्रोमोटर रीजन क्या होता है ये समझने के लिए ये चीज़ देख लो। देखो, जीन जो होते हैं, जीन एक कैरेक्टर के लिए, एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जीन के 3 पार्ट्स होते हैं, जीन में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जीन में प्रोमोटर, सेकंड पार्ट होता है जीन में स्ट्रक्चरल पार्ट या मेन पार्ट कह सकते हैं इसको, और थर्ड पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। तो जीन में ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रोमोटर। प्रोमोटर वो पार्ट होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे बाइंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद से क्या शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन, जिसको हमें कॉपी करना है, जिसमें रेसिपी मौजूद है, कोड्स मौजूद है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो रेसिपी है वो कहाँ मौजूद है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन में, सही है। सबसे पहले जीन में क्या मौजूद होता है, प्रोमोटर, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर में बाइंड होने के बाद कॉपी करने लगता है किस पार्ट को, स्ट्रक्चरल पार्ट को। अब कब तक कॉपी करेगा, जब तक सारा स्ट्रक्चरल पार्ट खत्म हो जाए और कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाए, टर्मिनेटर रीजन स्टार्ट हो जाए डीएनए में। टर्मिनेटर कौन सा रीजन है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप सिंथेसाइजिंग आरएनए।
टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है डीएनए का या फिर जीन का जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को सिंथेसाइज करना बंद कर देते हैं और डीएनए से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। सही है, तो ये 3 रीजन होते हैं जीन में। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जिस रीजन में बाइंड होते हैं जीन के, उसको क्या कहते हैं, प्रोमोटर रीजन। सही है। अब देखो ये मिसाल के तौर पे ये एक जीन है, ये क्या है, एक जीन, ये मैंने एक जीन बनाया है। सही है, इस जीन को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो ये जो रीजन है +1 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो +1 +2 +3 ये पूरा रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन है। सही है। +1 से क्या स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन। +1 से एक पीछे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, 0। इसको हम नाम दे रहे हैं 0 न्यूक्लियोटाइड। सही, न्यूक्लियोटाइड को नंबर दे रहे हैं 0। इससे पीछे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, -1। इससे पीछे जो होगा इसको -2। इस तरह -3 -4 -5 करते करते यहाँ पे जो रीजन आ जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, -10 रीजन कहेंगे। सही है। इस तरह और अगर पीछे जाते जाएं, जीन से और पीछे, ये एक्चुअल जीन +1 में मौजूद है, अगर जीन से और पीछे जाते जाएं, देखो जीन जिस न्यूक्लियोटाइड पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है T, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, T, यहाँ से एक्चुअल जीन स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन स्टार्ट हो रहा है जिसमें कोड्स मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसको हमने नंबर दे दिया +1, तो जाहिर सी बात है उससे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को क्या देंगे, 0, उससे पहले वाले को -1, उससे और पीछे -2, उससे और पीछे -3, तो समवट अराउंड -10। सही है। -10 में एक प्रेजेंट होता है प्रोमोटर रीजन। सही है। सबसे पहले प्रोमोटर रीजन हम लोग प्रोकैरियोट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रोमोटर रीजन पढ़ लेंगे यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट के प्रोमोटर रीजन और यूकैरियोट के प्रोमोटर रीजन अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट का प्रोमोटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, -10 पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, -10 पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं TATAA या फिर TATAT या फिर टटार्ट रीजन। सही, इसको क्या बोलते हैं, टटार्ट रीजन। याद करने के लिए बता रहा हूँ, टटार्ट। सही, -10 और टटार्ट। सही, ये प्रोकैरियोट में एक प्रोमोटर रीजन, इसके अलावा एक और प्रोमोटर रीजन मौजूद होता है। वो कहाँ मौजूद होता है, -35 पे, और वहाँ पे सीक्वेंस क्या होती है, TT काका। क्या सीक्वेंस होती है, TT काका या TTGACA कह लो इसको। सही है, TT काका अच्छा नहीं लग रहा है कहने में। अच्छा, यहाँ पे -10 से क्या मतलब है, -10 पोजीशन से क्या मतलब है, -10 पोजीशन, -10 का मतलब है एक्चुअल जीन से, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जीन से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे, 10 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम या फिर पीछे। सही है। और -35 का क्या मतलब है, एक्चुअल जीन से 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे। तो हमारे पास 2 प्रोमोटर रीजन मौजूद होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। याद रखना, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास 2 प्रोमोटर रीजन मौजूद होते हैं, एक मौजूद होता है -10 पे और एक मौजूद होता है -35 पे, जहाँ पे क्या बाइंड होता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। सही, आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने के लिए सिर्फ होता है हमारे पास प्रोमोटर रीजन। अच्छा, यूकैरियोट में, अगर यूकैरियोट में देखिए तो यूकैरियोट में भी 2, -10 और -35 के बीच में बाइंड होता है। ये देखो यहाँ पे बाइंड होता है। सही, -10 और -35 के बीच, मतलब ये -10 और आरएनए पॉलीमरेज इतना बड़ा होता है कि आगे पूरी जगह पे बाइंड हो जाता है, इस पूरी जगह पे -35 से लेके -10 तक। यहाँ से स्टार्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज और यहाँ तक एक्सटेंड करता है, इस पूरी जगह पे बैठ जाता है, इसीलिए 2 प्रोमोटर रीजन है। सही है। अच्छा, तो यूकैरियोट्स में भी 2 प्रोमोटर रीजन होते हैं, एक होता है -25 पे और दूसरा होता है -75 पे। -25 में जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं, टाटा रीजन, और -75 पे जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं, कैट रीजन। ये तुम्हारी बुक में 70 लिखा हुआ है, इसको 70 कर लेना। सही, -70 पे जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं, कैट रीजन। अच्छा, इसको टाटा सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज टाटा बॉक्स एंड कैट सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज कैट बॉक्स। सही है, समझ आ गया। अभी तक हमने ये देखा इनिशिएशन में कि इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनाने के लिए डीएनए पे आके बाइंड करता है। सही है। डीएनए में जो जीन होता है, जो इसको कॉपी करना होता है हमें, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल पार्ट और टर्मिनेटर। जो प्रोमोटर रीजन होते हैं वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करते हैं। प्रोकैरियोट्स में 2 प्रोमोटर रीजन होते हैं, एक -10 में और एक -35 में, और यूकैरियोट्स में 2 होते हैं, एक -25 पे एक -70 पे। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड कर जाता है। उसके बाद प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करने के बाद ये एक्चुअल जो जीन है हमारे पास, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है +1 से, जो एक्चुअल जीन, ये एक्चुअल जीन को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम देखेंगे इलॉन्गेशन में। सही है। अच्छा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन पे, तो वो डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देता है। अच्छा, याद है डीएनए एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि डीएनए एप्लीकेशन में एक एंजाइम आता था जिसका नाम था हेलिकेज, और हेलिकेज डीएनए के 2 स्ट्रैंड को सेपरेट करता था। मगर यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस में, आरएनए पॉलीमराइजेशन में या फिर ट्रांसक्रिप्शन में हमें हेलिकेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, बल्कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए के 2 स्ट्रैंड को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। सही, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम की जरूरत नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड करते हैं और बाइंड करते ही क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन कर देता है। सही, डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन कर देते हैं। उसके बाद क्या करता है ये, उसके बाद ये डीएनए के स्ट्रैंड को 3 प्राइम से 5 प्राइम तक रीड करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये देखो ये आरएनए बन रहा है, ये रेड से जो बनाया है मैंने, ये है मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड को रीड करते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम तक, और नीचे मैसेंजर आरएनए बनाते हैं किस डायरेक्शन में, 5 to 3 प्राइम। बिल्कुल सेम डीएनए पॉलीमरेज की तरह, जिस तरह हमने पढ़ा था डीएनए एप्लीकेशन में कि डीएनए हमेशा सिंथेसाइज होता है फ्रॉम 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन, उसी तरह आरएनए भी हमेशा सिंथेसाइज होता है फ्रॉम 5 प्राइम टू
3 प्राइम डायरेक्शन, सही है। अच्छा बेस पेयरिंग रूल क्या होगा? बेस पेयरिंग रूल जब आरएनए बन रहा होगा तो उसका बेस पेयरिंग रूल बिल्कुल डीएनए की तरह होगा, सही है। बस थाइमिन की जगह हम क्या लगाएंगे? यूरेसिल लगाएंगे। जैसे एडेनिन के आगे यूरेसिल, थाइमिन के आगे एडेनिन, साइटोसिन के आगे गोनिन, गोनिन के आगे साइटोसिन, साइटोसिन के आगे गोनिन और थाइमिन के आगे एडेनिन, सही है। बस सिर्फ बेस पेयरिंग रूल में डीएनए के और आरएनए के फर्क क्या होगा कि थाइमिन की जगह हम यूरेसिल लगा देंगे, बस ये फर्क होगा। बाकी बेस पेयरिंग रूल बिल्कुल सेम डीएनए की तरह होगी। इस तरह ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के इस स्ट्रैंड में मूव करता जाएगा और क्या करता जाएगा? आरएनए बनाता जाएगा, सही है। 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा और आरएनए किस डायरेक्शन में बनाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे आरएनए बनाता जाएगा, सही है। ये मैं इसका एक अलग से थोड़ा सा आगे करके स्टेप बना दिया। अब देखो, अब एक और फर्क है डीएनए रेप्लिकेशन में और आरएनए सिंथेसिस में, यानी ट्रांसक्रिप्शन में। दूसरा फर्क ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए को खोलता था, डीएनए के स्ट्रैंड को, तो हमारे पास एक प्रोटीन होते थे जिनका नाम था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड को क्या कर लेते थे? स्ट्रेच करके रखते थे, सही है, होल्ड करके रखते थे और री बाइंडिंग को प्रिवेंट करते थे। मगर यहाँ पे कोई सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन नजर आ रहे? नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब आरएनए जब यहाँ से बन जाएगा तो ये पीछे का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? डीएनए का क्लोज हो जाएगा, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज जब आगे जाएगा तो आगे का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? डीएनए का खुल जाएगा। तो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे जाते जाएगा, पीछे का डीएनए क्या होते जाएगा? बंद होते जाएगा, और ये जो आरएनए ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई बात? इस तरह ये आरएनए बनता जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा इस डायरेक्शन में और आरएनए बनाता जाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाता जाएगा। तो इलॉन्गेशन में यही प्रोसेस होगा, सही समझ में आ गई बात? बिल्कुल डीएनए रेप्लिकेशन की तरह। अच्छा एक चीज़ जो तुम लोगों को समझनी है, देखो डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड बिहेव करेगा फॉर टेम्पलेट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। टेम्पलेट किसको बोलते हैं? जिसको देख के कोई चीज़ बनाई जाए उसको कहते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। अच्छा ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? ये वाला है कोडिंग स्ट्रैंड। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन कौन से स्ट्रैंड की हो रही है? इस स्ट्रैंड की हो रही है, ऊपर वाले स्ट्रैंड की हो रही है, नीचे वाले स्ट्रैंड की हो रही है? ऊपर वाले की हो रही है, नीचे वाले की? देखो अगर मैं यहाँ पे इसका अपोजिट सीक्वेंस लिख लूँ, डीएनए में यहाँ पे थाइमिन लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा होगा? एडेनिन। डीएनए में, डीएनए का स्ट्रैंड बता रहा हूँ, यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो यहाँ क्या लगा होगा? थाइमिन। यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा होगा? यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ है, यहाँ गोनिन लगा हुआ है, यहाँ एडेनिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ। ये डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में मैंने न्यूक्लियोटाइड्स का नाम लिख दिया, सही है। अब डीएनए का 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गया और एक स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के आरएनए को बनाया जा रहा है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या था? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच कोड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए। अब देखो अगर हम पहला देखें एडेनिन, ये देखो ये एडेनिन लगा हुआ है मैसेंजर आरएनए पे। अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखें तो उसमें क्या लगा हुआ है? थाइमिन, सही। तो इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ है, इसमें कॉपी तो नहीं हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे लगे हुए। मगर अगर नीचे वाले स्ट्रैंड को हम देखें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, मगर उसको अगर हम देखें तो उसमें एडेनिन मौजूद है, मैसेंजर आरएनए में भी एडेनिन मौजूद है। यहाँ पे थाइमिन इसकी जगह यूरेसिल मौजूद है, यहाँ पे गोनिन, इसमें ही गोनिन, यहाँ पे गोनिन मैसेंजर आरएनए गोनिन, यहाँ साइटोसिन मैसेंजर आरएनए में साइटोसिन। समझ आ रही बात? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का अपोजिट बेस पेयर लगा हुआ है मैसेंजर आरएनए पे, मगर नीचे वाला जो स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका बिल्कुल सिमिलर बेस पेयर लगा हुआ है मैसेंजर आरएनए पे। तो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन यानी कॉपी किसकी हो रही है? कोडिंग स्ट्रैंड की, नीचे वाले स्ट्रैंड की, जिसका ट्रांसक्रिप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, असल में वही कॉपी हो रहा है, सही। असल में वही कॉपी हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन किसकी होती है? कोडिंग स्ट्रैंड की। किसकी होती है? कोडिंग स्ट्रैंड की, यानी कॉपी कोडिंग स्ट्रैंड हो रहा होता है, सही है। अगर एमसीक्यूज आए कि डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, तो कौन सा स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड। किस स्ट्रैंड में आरएनए बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड में बनता है, सही है। किस आरएनए के सामने, किस डीएनए के स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनता है? वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड। मगर अगर पूछा जाए कौन सा स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी हो रहा होता है, तो कौन सा स्ट्रैंड कॉपी हो रहा होता है? कोडिंग स्ट्रैंड, सही है। इसीलिए इसको हम कहते हैं, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड। समझ आ गई बात? ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। इसको सही से समझ लो। देखो जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपी हो रहा है मैसेंजर आरएनए में, उसको हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। ये देखो ये कॉपी हो रहा है, और जिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को देख के आरएनए बनाया जा रहा है वो कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, सही है। जिस डीएनए के स्ट्रैंड को देख के आरएनए बनाया जा रहा है वो कॉपी नहीं हो रहा है असल में, सही है, बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लग रहा है और उसके सामने वाला स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है, सही है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कॉपी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसको देख के आरएनए बनाया जा रहा है मगर वो कॉपी नहीं हो रहा है, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा अब इलॉन्गेशन के बाद जब पूरा आरएनए बन जाएगा तो क्या होगा? कौन सा स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा कॉपी हो जाएगा, सही। पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट क्या हो जाएगा? डीएनए का, जीन का कॉपी हो जाएगा। अब फिर कौन सा रीजन आ जाएगा? टर्मिनेटर रीजन, और वहाँ पे डीएनए
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो टर्मिनेशन देख लेते हैं। टर्मिनेशन में सबसे पहले टर्मिनेशन में कौन सी सीक्वेंस आ जाएगी, टर्मिनेटर या फिर टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आ जाएगी जीन की, सही है। और ये जो टर्मिनेटिंग सीक्वेंस ऑफ जीन है इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, रिपीटेड जीसी रीजन फॉलोड बाय रिपीटेड एटी रीजन, यानी पहले जीसी रीजन होगा, सही है, उसके बाद कौन सा रीजन होगा, एटी रीजन होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब ये रीजन आ जाए यानी रिपीटेड जीसी सीक्वेंस और उसके फौरन बाद रिपीटेड एटी सीक्वेंस, इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटर रीजन आ गया और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, रोक देना है, सही है। तो अब इसके नतीजे में होता क्या है, इसके नतीजे में होता ये कि देखो जब जीसी कॉपी हो जाता है मैसेंजर आरएनए में, तो मैसेंजर आरएनए में इसका अपोजिट लग जाएगा, सीजी लग जाएगा, सही है। और हमें पता है गोनिन और साइटोसिन के दरमियान बहुत ज़्यादा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनके दरमियान, तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो गोनिन और साइटोसिन आपस में क्या कर लेंगे, मैसेंजर आरएनए होता तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, मगर वो आपस में क्या कर लेंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीसी हेयर पिन लूप। इसको जीसी हेयर पिन लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो बिल्कुल हेयर पिन की तरह, वो जो ब्लैक कलर का एक हेयर पिन होता है, देखा तुम लोगों ने, देखा ही होगा, इस तरह का देखा है ना, इस तरह का एक ब्लैक कलर का जो होता है, बिल्कुल उसकी तरह नहीं लग रहा है ये, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीसी हेयर पिन लूप, सही है। जब ये जीसी हेयर पिन लूप बन जाता है तो ये एक मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, जिस मैकेनिज्म को हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं अभी, सही है। उस मैकेनिज्म की वजह से क्या हो जाता है, ये आरएनए यहाँ से सेपरेट हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए को बना रहा था वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट होता है, डीएनए का स्ट्रैंड दोबारा से क्या हो जाता है, रीअनील हो जाता है या फिर रीबाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ आ गई बात, आसान था। अच्छा, हमने जीन एक्सप्रेशन में देखा था कि जीन एक्सप्रेशन 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, सही। अब तुम लोग सोचोगे तीसरा स्टेप कहाँ से बीच में आ गया, सही। तो कोई तीसरा अलग से कोई स्टेप नहीं है। असल में मसला ये होता है कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए बना होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बना होता है वो डायरेक्टली ट्रांसलेशन के लिए नहीं जा सकता। वैसे उसूलन अगर देखें, टेक्निकली देखें तो मैसेंजर आरएनए बन गया, अब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बने, उसको न्यूक्लियस से निकल जाना चाहिए साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम उसको ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा और पकड़ के क्या बना देगा, उससे प्रोटीन बना देगा, सही है। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, मगर ये जो मैसेंजर आरएनए ये बगैर कुछ मॉडिफिकेशंस के न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, सही, साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। तो मैसेंजर आरएनए विच आर फॉर्म फ्रॉम डीएनए कैन नॉट डायरेक्टली गो फॉर ट्रांसलेशन, सही है, डायरेक्टली ट्रांसलेशन के लिए नहीं जा सकता, दो वजूहात की वजह से। सबसे पहली वजह यह है कि डीएनए, ये जो जीन था, डीएनए में क्या प्रेजेंट था, जीन, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट था प्रोमोटर, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता था, इस जगह पे प्रोमोटर में आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता था, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग थे, सही। उसके बाद था टर्मिनेटर रीजन, जहाँ पे आगे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती थी। और बीच में जो स्ट्रक्चरल पार्ट था, इसमें मसला ये था कि जो जीन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसमें ये कोडिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब ये प्रोटीन को कोड करता है, सही। और बीच में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाती थी, ये देखो, ये तो कोडिंग सीक्वेंस है, मगर बीच में यहाँ पे कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, सही, जो किसी भी प्रोटीन, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। उसके बाद फिर कुछ कोडिंग सीक्वेंस आई, उसके बाद फिर कुछ जीन में क्या मौजूद थी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस थी। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तो ये पूरा जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ जीन था, ये पूरा क्या हो गया था, कॉपी हो गया था ना पूरा कॉपी, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ जीन पूरा क्या हो गया था, कॉपी हो गया था, सही है। तो इसका मतलब डीएनए का या इस जीन का कोडिंग पार्ट भी कॉपी हो गया था और इस जीन का नॉन कोडिंग पार्ट भी क्या हो गया था, कॉपी हो गया था। मगर अगर ये नॉन कोड, अगर ये बनाए नया मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए में हमारे पास कुछ कोडिंग पार्ट भी है जो कि अमीनो एसिड्स को कोड करता है, और कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है जो ऐसी जंग डीएनए, जंग पार्ट है, मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, इसका कोई भी फायदा नहीं है, सही, इसका कोई भी काम नहीं है। तो अगर ये डायरेक्टली अगर ये चला गया मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, तो ये थोड़ा सा प्रोटीन बनेगा, छोटी चेन बनेगी प्रोटीन की, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस नॉन कोडिंग सीक्वेंस की वजह से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, सही। तो हमें ये नहीं करना, हमें तो पूरे जीन को कॉपी करना, पूरे जीन को से प्रोटीन बनाना था। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को बाहर निकालना होगा, सही है। इस नॉन कोडिंग, तो मसला क्या है, पहला मसला ये कि मैसेंजर आरएनए जो नया बना है, इसमें कुछ नॉन कोडिंग रीजन होती है अलॉन्ग विद कोडिंग रीजन के साथ साथ नॉन कोडिंग रीजन भी होती है। अच्छा, अब ये याद कर लो कि नॉन कोडिंग रीजन होती है उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स, और जो कोडिंग रीजन होती है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन, सही है। तो नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन्स, कोडिंग रीजन एक्सॉन। तो जो नया मैसेंजर आरएनए बनता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए, इसमें कोडिंग सीक्वेंस भी होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है, सही, यानी इसके अंदर एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। तो ये एक मसला, ये डायरेक्टली नहीं जा सकता ट्रांसलेशन के लिए। दूसरा मसला ये है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियसेस होते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि डीएनए कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, सही है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में डीएनए को तोड़ नहीं सकते, ये न्यूक्लियस के अंदर वो नहीं जा सकते, मगर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बनके कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो क्योंकि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियसेस होते हैं और न्यूक्लिक एसिड किसको डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को, यानी ये जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, ये अगर न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया तो वो डिग्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, नहीं टूट जाएगा। कौन तोड़ेगा उसको,
न्यूक्लियस। तो ये दो मसले हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बना है ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए नहीं जा सकता। तो हम दो काम करते हैं जिससे दो मसले हल हो जाते हैं। उन दो काम को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब कुछ चेंजिंग करेंगे हम मैसेंजर आरएनए में, और ये चेंजिंग क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद करेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद। सही है। जिस समय तुम लोगों को बताया था मॉर्टेम मतलब होता है, मॉर्टेम मतलब क्या होता है? मौत। सही है, मरना, मरने को बोलते हैं मॉर्टेम। और पोस्ट मॉर्टेम का मतलब मरने के बाद। अगर मरने के बाद कोई सर्जरी करें तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट मॉर्टेम सर्जरी। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद की मॉडिफिकेशन। इसको हम प्री ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, यानी ट्रांसलेशन से पहले की मॉडिफिकेशन। यस, क्योंकि इट इज द मॉडिफिकेशन इन मैसेंजर आरएनए बिफोर ट्रांसलेशन। ये मॉडिफिकेशन है मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन से पहले, तो इसको प्री ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। प्री ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यानी ट्रांसलेशन से पहले की मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये मॉडिफिकेशन क्या है, क्यों करनी पड़ी, ये समझ में आ गया? क्योंकि इंट्रॉन्स की वजह से, नॉन कोडिंग सीक्वेंस की वजह से और न्यूक्लियसेस की वजह से ये करना पड़ा हमें। सही है। तो पहला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है? स्प्लाइसिंग। हमें क्या करना है? सबसे पहला मसला क्या था कि मैसेंजर आरएनए में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस को बाहर निकालना है, यानी इंट्रॉन्स को बाहर निकालना है। इनको स्प्लाइस ऑफ करना है। स्प्लाइस मतलब होता है कट करना। तो इनको कट करके क्या करना है? बाहर निकालना है। तो पहली चीज़ हमें करनी है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंट्रॉन्स को स्प्लाइस ऑफ कर दिया जाता है, यानी काट के निकाल दिया जाता है, कट करके निकाल दिया जाता है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए से। सही है। अच्छा, जिसकी वजह से होता क्या है, जो नया मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें सिर्फ क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं, मतलब सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अच्छा, स्प्लाइसिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम का मतलब ऐसी बॉडी जो कि स्प्लाइसिंग कर सके। सही है। तो हमें क्या चाहिए होगा स्प्लाइसिंग के लिए? स्प्लाइसोसोम। और स्प्लाइसोसोम हमारे पास कौन है? SNRNP। SNRNP स्टैंड फॉर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जगह है। देखो, अगर आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और सही है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन को तो प्रोटीन ही कहते हैं। अगर आरएनए और प्रोटीन को मिला दिया जाए, अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे ना। अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिला दिया जाए तो बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिला दिया जाए तो जो चीज़ बनेगी उसको क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। अब अगर इस राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन जो है अगर ये बहुत छोटी चेन होगी तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ये बहुत छोटी चेन है इसलिए इसको बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो अगर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ मिले, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड अगर प्रोटीन के साथ मिले तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, यानी शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए जब प्रोटीन के साथ मिलेगा, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जब प्रोटीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। आगे बात समझ में? आसान नाम है। अच्छा, अब सबसे पहले होता क्या? सबसे पहले हमारे पास ये देखो, ये एक मैसेंजर आरएनए, ये क्या है? एक हमारे पास मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन भी मौजूद है और बीच में इंट्रॉन भी मौजूद है। अच्छा, कौन इसको सेपरेट करेगा, इस एक्सॉन और इंट्रॉन को? न्यूक्लियोसोम या स्प्लाइसोसोम या फिर SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। ये SNRNP आके बाइंड करेगा इसमें इंट्रॉन्स में, इस तरह से बाइंड करेगा इंट्रॉन्स में, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा? इस इंट्रॉन को करीब मूव करेगा। सही, क्लोजर मूव करेगा, जिसकी वजह से एक्सॉन भी एक दूसरे के करीब आएंगे और इंट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा इस लूप लाइक स्ट्रक्चर में। और अल्टीमेटली ये स्प्लाइसोसोम या फिर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन क्या करेगा? इस दोनों एक्सॉन को मिला देगा और इनको मिलाने से क्या होगा? इंट्रॉन लूप की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो हो गया स्प्लाइसिंग। यहाँ पे स्प्लाइसिंग खत्म हो गई। कौन किया? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। अब दूसरा मसला क्या था हमारे पास? दूसरा मसला ये था कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर देते हैं। सही है। तो इसके लिए हमें इसको प्रिवेंट करना होगा। कैसे प्रिवेंट करना होगा? अगर एक मैसेंजर आरएनए को हम देखें तो इसका एक एंड होता है 5 प्राइम, दूसरा एंड होते हैं 3 प्राइम। सही है। इसके 5 प्राइम एंड से वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके 3 प्राइम एंड से। तो अगर हम दोनों 5 प्राइम एंड को और 3 प्राइम एंड को दोनों को प्रोटेक्ट कर दें तो क्या नुकसान पहुंचा सकेगा? नहीं पहुंचा सकेगा नुकसान, कि दोनों को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं? हम इसका जो 5 प्राइम एंड है उसमें क्या लगा देते हैं? एक कैप लगा देते हैं। और जो 3 प्राइम एंड है उसमें क्या लगा देते हैं? टेल, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस से क्या हो जाता है? प्रिवेंट हो जाता है। सही है। अच्छा, अब तुम लोगों को याद रखना है कैप किस चीज़ से बना होता है और टेल किस चीज़ से बना होता है। टेल आसान है, टेल पहले देख लेते हैं। टेल बना हुआ होता है, टेल को हम कहते हैं पॉली ए टेल। सही है। इसमें क्या होता है? इसमें रिपीटेड एडेनिन सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेड एडेनिन सीक्वेंस। और कितनी होती है? 50 to 200 टेल के अंदर रिपीटेड एडेनिन सीक्वेंस। सही है।
अच्छा, और कैप के अंदर क्या होता है? कैप होता है 7 मिथाइल GTP कैप, 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप। अब गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है ये मैं बताता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे ये SNRNP मिटा देता हूँ, रफ कर दूँ ना। स्प्लाइसोसोम प्रोटीन और RNA का कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम नहीं है, सही है, प्रोटीन और RNA का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा देखो, GTP सबसे पहले बताता हूँ तुम लोगों को। ATP तो याद होगा, ATP एक मोनोन्यूक्लियोटाइड था, ये देखो, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन, सही। ये था एक पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में क्या लगा हुआ होता है? कोई एक नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे फॉस्फेट लगा होता है, सही है। अच्छा, अगर ये नाइट्रोजनस बेस एडिनिन हो तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एडिनोसिन। एक फॉस्फेट लगा हुआ है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अभी समझाता हूँ, देखो, मोनोफॉस्फेट या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? AMP। अगर हम इसमें इसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में एक और फॉस्फेट लगा दें, क्या लगा दें? एक और फॉस्फेट, तो ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या फिर ADP। और अगर हम इसमें एक और फॉस्फेट लगा दें तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर ATP, सही है। अच्छा, अगर हम इस यहाँ से एडिनोसिन को एडिनिन को हटा दें नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे क्या लगा दें? गोनिन लगा दें, तो ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर GTP। तो ये GTP तो समझ में आ गया, GTP क्या है, सही है। ATP के अंदर से सिर्फ एडिनिन को हमने रिप्लेस कर दिया गोनिन से और क्या बन गया हमारे पास? GTP बन गया, सही है। अब ये जो गोनिन है, गोनिन होता है नाइट्रोजनस बेस और हमें पता है गोनिन पायरिमिडीन है, सॉरी प्यूरिन है, और प्यूरिन डबल रिंग होता है, सही है। तो ये जो डबल रिंग है, डबल रिंग बना देते हैं यहाँ पे, देखो ये जो डबल रिंग है, सही है, 2 रिंग होगा इसमें। डबल रिंग के समवट 7वें कार्बन पे क्या लगा होगा? एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा? मिथाइल ग्रुप। तो 7वें कार्बन पे क्या लगा होगा? मिथाइल ग्रुप लगा होगा। तो अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे 7 मिथाइल GTP, ऐसी है। ये 7वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अब इसको कहेंगे 7 मिथाइल GTP। ये कुछ नहीं है, ये गोनिन है, सही। ये जो नाइट्रोजनस बेस गोनिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर गोनिन, सही है। तो ये बन गया 7 मिथाइल GTP। अच्छा, अब देखो, अब अगर इस 5 प्राइम पे, 5 प्राइम एंड में हमेशा कौन सा प्राइम एंड लगाते हैं? 3 प्राइम एंड लगाते हैं, यानी 3 प्राइम जो एक न्यूक्लियोटाइड का होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम से अटैच होता है, ऐसे ही है। मगर हमने क्या किया? हमने इसको अटैच कर दिया मैसेंजर आरएनए से इस फॉस्फेट के जरिए, यानी 5वें कार्बन के जरिए। तो अब ये क्या होगा? 5 प्राइम टू 5 प्राइम 7 मिथाइल GTP। आई बात समझ? मतलब ये 5 प्राइम था और हमने इसको ऐसे लिया और इसको फॉस्फेट के साइड से इससे अटैच कर दिया। फॉस्फेट किससे अटैच है? दूसरे फॉस्फेट से, दूसरा फॉस्फेट तीसरे फॉस्फेट है, और तीसरा फॉस्फेट किससे अटैच है? 5वें कार्बन से। किससे अटैच है? 5वें कार्बन से। तो अब ये क्या हो गया? 5 प्राइम टू 5 प्राइम 7 मिथाइल GTP कैप। आगे बात समझिए, 5 प्राइम वाला, 5 प्राइम वाली बात समझ आ गई ना बात। अगर इसको यहाँ से अटैच करते हैं, हम इस जगह से अटैच करते हैं इसके साथ, इस 5 प्राइम एंड के साथ, तो ये होता 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो नॉर्मल होता है। फिर हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मगर क्योंकि हमने इसको उल्टा अटैच किया, तो उल्टा अटैच करने की वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया 5 प्राइम टू 5 प्राइम 7 मिथाइल GTP कैप। 5 को 5 से 8। चलो अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन भी बहुत आसान है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन आसान था, DNA एप्लीकेशन आसान था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन आसान था, इधर ट्रांसलेशन भी बहुत आसान प्रोसेस है। अच्छा, ट्रांसलेशन सबसे पहले, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इसको याद रखना। देखो, जीन एक्सप्रेशन जो था, जीन एक्सप्रेशन में DNA की जो इन्फॉर्मेशन थी, DNA के जो कोड्स थे वो फ्लो करते थे साइटोप्लाज्म तक, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनती थी। अब वो 2 स्टेप्स होता है, फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड वन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास DNA से मैसेंजर RNA बन गया। अब ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे? उस मैसेंजर RNA को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और मैसेंजर RNA के साथ साथ हमें राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA भी चाहिए। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स आर फॉर्म यूजिंग मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफर RNA, सही है। अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में अगर होता है और ये 4 डिफरेंट स्टेप्स में अगर होता है, सही है। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, थर्ड स्टेप इज इलोंगेशन एंड फोर्थ स्टेप इज टर्मिनेशन, सही है। सबसे पहले पहला स्टेप देख लेते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देखो, हमें पता है प्रोटीन्स किससे बनते हैं, हम प्रोटीन फॉर्मेशन देख रहे हैं। ट्रांसलेशन इज अनदर नेम ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन देख रहे हैं हम, और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? अमाइनो एसिड चाहिए होंगे। वो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे बताओ? बॉडी के कहाँ से आएंगे? इंटेक करेंगे, बिल्कुल। हम खाना खाते हैं, सही, जो भी खाना खाते हैं हम उसमें प्रोटीन मौजूद होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम खून पीते हैं, सही, तो खून अगर हम पिएंगे तो उसके अंदर क्या मौजूद होगा? हीमोग्लोबिन मौजूद होगा, और हीमोग्लोबिन हमारे गट में डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद उसके अमाइनो एसिड्स क्या हो जाएंगे? हमारे ब्लड में
एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सही है, अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और सारे सेल्स क्या कर लेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन अमाइनो एसिड्स को अपटेक कर लेंगे। इस तरह अमाइनो एसिड सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और प्रोटीन फॉर्मेशन भी साइटोप्लाज्म में होती है, तो उन अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी। मगर मसला क्या है, जो अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो वो अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, वो होते हैं अनएक्टिवेटेड अमाइनो एसिड और हमें उनको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। इसी प्रोसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। उन अमाइनो एसिड को जिनको हमने एब्जॉर्ब किया था उनको एक्टिवेट कैसे करें हम। सही है, तो देखो हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में जो जीन एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें ही देखा था कि जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो अमाइनो एसिड को लेकर आते हैं। सही, ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो अमाइनो एसिड को लेकर आते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अमाइनो एसिड कैसे एक्टिवेट होता है। देखो ट्रांसफर आरएनए में 3 रीजन्स होते हैं। एक वो रीजन जहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड होता है, सही, ये वाला रीजन, ये देखो ये वाला पॉइंट, इस रीजन को बोलते हैं अमाइनो एसाइल रीजन। यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड करता है, अमाइनो एसाइल रीजन। एक ये रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं एंटीकोडॉन रीजन। अभी इसको देखते हैं क्या फ़ायदा है इस एंटीकोडॉन रीजन का। और ये एक रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम वाला रीजन, एंजाइम रीजन। सही है, अभी सारे रीजन को देख लेते हैं। देखो अमाइनो एसाइल रीजन में तो कौन बाइंड होगा, अमाइनो एसिड बाइंड। ये एंटीकोडॉन रीजन क्या चीज़ है, किसी को पता है एंटीकोडॉन रीजन क्या है, पढ़ा था ना। देखो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अब एक कॉन्सेप्ट सही से समझ लो। देखो हमारे पास सेल में हम जब कोई भी खाना खाएंगे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स आएंगे, 20 अमाइनो एसिड्स आएंगे ना। हम अलग अलग खाना इंटेक करते हैं, अलग अलग टाइप के फूड इंटेक करते हैं, तो हमारे पास सारे 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। और एक दो मौजूद नहीं होंगे बल्कि मिलियंस की तादाद में मौजूद होंगे वो अमाइनो एसिड, बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे। सही है, अच्छा तो ये अमाइनो एसिड हमारे सेल में मौजूद होंगे। सही है, अब देखो, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोडॉन है, यहाँ पे कोडॉन है, यहाँ पे क्या है, कोडॉन। ये कोडॉन भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कोडॉन है AUG। सही है, उसके बाद CCG, GGC, GGG, GGA और GGU और CCU, ये कोडॉन है। मिसाल के तौर पे ये कोडॉन है। पहला कोडॉन क्या है, AUG। अच्छा इस AUG को देख के अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा। इस CCG कोडॉन को देख के अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए। इस GGC को देख के अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए को पता कैसे चलेगा कि वो सही अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, अगर उसका एंटीकोडॉन, ये जो एंटीकोडॉन है ये इस कोडॉन से मैच करेगा तो इसका मतलब वो सही अमाइनो एसिड लेकर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो AUG है, AUG का जो एंटीकोडॉन होगा वो क्या होगा, अरे वो तो अमाइनो एंटीकोडॉन क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री UAC। इसका मतलब ये जो ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटीकोडॉन क्या है UAC, इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा होगा, मिथियोनिन। शाबाश। देखो बहुत सारे तरह के ट्रांसफर आरएनए होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रांसफर आरएनए। जो ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटीकोडॉन UAC हो वो अपने साथ किसको बाइंड करवा लेगा, मिथियोनिन को बाइंड करवा लेगा। सही है, इस तरह यहाँ पे देखो GGG जो लिखा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बना रहा हूँ फिर मिटा दूंगा। ये देखो ये ट्रांसफर आरएनए मैं एक बना रहा हूँ, ये ट्रांसफर आरएनए। सही है, इसके बाद जो एंटीकोडॉन होगा वो क्या होगा, CCC। और GGG जो कोडॉन है वो ग्लाइसिन का है, ये भी पता है हम। किसको, ये जो कोडॉन है किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को कोड करता है। इसका मतलब वो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास एंटीकोडॉन CCC मौजूद है उसके बाद अमाइनो एसिड कौन सा मौजूद होगा, ग्लाइसिन मौजूद होगा। आ रही है बात समझ में। इस तरह हमारे पास बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए मौजूद होंगे सेल के अंदर, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड आएंगे, ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंटीकोडॉन ये अपने ऊपर क्या बाइंड कर लेगा, अमाइनो एसिड को बाइंड कर लेगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, कैसे लगाएगा वो बाद में समझेंगे। ट्रांसफर आरएनए हर कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए मौजूद होता है, और वो ट्रांसफर आरएनए ऐसे ही घूम रहा होता है साइटोप्लाज्म में। जैसे ही अमाइनो एसिड दाखिल होता है, अमाइनो एसिड सेल के अंदर एंटर होता है, वो अपने अमाइनो एसिड को पकड़ के अपने साथ लगा लेता है। कौन सा अमाइनो एसिड लगाएगा, वो एंटीकोडॉन जो इस अमाइनो एसिड से मैच कर रहा है। सही है, जैसे ये एक ट्रांसफर आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री CCC है, ये एक ट्रांसफर आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, GGA। ये जो GGA है ये मिसाल के तौर पे कोड करता है प्रोलीन को। सही है, तो ये GGA ट्रांसफर आरएनए ऐसे ही घूमता रहेगा साइटोप्लाज्म में। सही, जैसे ही इसको प्रोलीन अमाइनो एसिड मिलेगा ये क्या कर लेगा, उसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। सही है, ये अब यहाँ तक समझो बस, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये दूसरी जगह पे लिखा हुआ है ना। हर टीआरएनए का एंटीकोडॉन फिक्स होता है, जब टीआरएनए बनता है उसका एंटीकोडॉन फिक्स होता है, तो वो टीआरएनए किसी और अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि वो टीआरएनए बाय बिल्ट इन उसका एंटीकोडॉन फिक्स होता है। सही है, अच्छा तो ये एक एंटीकोडॉन था जिसका एंटीकोडॉन, ये एक ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटीकोडॉन क्या था, UAC। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, मिथियोनिन लगेगा, मगर अभी लगा रहे नहीं हम, अभी इसको बिठा दें। सही, अभी सिर्फ रीजन हम समझ लेते हैं। तो ये एंटीकोडॉन रीजन है जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज करेगा कोडॉन को, अपने एंटीकोडॉन से किसको रिकॉग्नाइज करेगा, कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। कैसे करेगा वो तो इलॉन्गेशन में देखेंगे किस तरह करेगा। सही है,
अच्छा तीसरा रीजन अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम। सही है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम ये जो रीजन है ट्रांसफर आरएनए का, इसके साथ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम जुड़ा हुआ होगा। सही है, और ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम क्या करेगा, अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसको मैं समझाता हूँ। देखो हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन, सॉरी मिथियोनिन लिख लेते हैं क्योंकि मिथियोनिन ज़्यादा आसान है ना, मिथियोनिन। सही है, अच्छा और हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफर आरएनए ये रहा, इसका एंटीकोडॉन क्या है, यूएसी। सही है, तो ये जो यूएसी वाला एंटीकोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए ये क्या करेगा, ये इस मिथियोनिन के साथ बाइंड करेगा और इस मिथियोनिन के साथ बाइंड करके अमाइनो एसिड और टीआरएनए एक साथ इस तरह जुड़ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे मिथियोनिन आके लग जाएगा और ये रहा, ये क्या है हमारे पास, यूएसी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, यानी अमाइनो एसिड और टीआरएनए क्या हो गए, जुड़ गए। और इसको बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए हमें, उसका नाम क्या है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम। अब देखो, अब बात समझो, देखो ये जो ट्रांसफर आरएनए अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को ढूंढ रहे सेल में। अब जैसे ही अमाइनो एसिड इसको मिलेगा, हो सकता है वहाँ पे एंजाइम मौजूद ना हो। सही है, और जब इसको अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा वहाँ पे एंजाइम मौजूद हो, तो इसलिए ये एंजाइम को अपने ऊपर अटैच कर लेता है। ये जो एंजाइम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस, इसको अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, ताकि जैसे ही इसको अपना कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड मिले वो इस एंजाइम के जरिए उसको अपने साथ बाइंड करवा ले। आगे बात समझ में क्लियर है सबको। हम लोग पढ़ रहे थे कि जब अमाइनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले नहीं कर सकते, बल्कि पहले उनको क्या करना पड़ेगा, पहले उनको एक्टिवेट होना होगा, और एक्टिवेट होने के लिए उनको ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड होना पड़ेगा। हर ट्रांसफर आरएनए के बाद उसका स्पेसिफिक एंटीकोडॉन होता है और उस एंटीकोडॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड करवाते हैं। सही है, जब अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए मिल जाए, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। सही, और वही अमाइनो एसिड अमाइनो ट्रांसफर आरएनए बाइंड हो सकता है जो जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए में प्रेजेंट हो। और ये जो एंजाइम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम, जो कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को बनाता है, सही है, वो एंजाइम ट्रांसफर आरएनए में ही लोकेटेड होता है। सही है, समझ आ गई बात, और उसके एक रीजन में लोकेटेड होता है। ये बात हमने यहाँ तक पढ़ी थी। अच्छा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं राइबोसोम को भी। राइबोसोम को तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं राइबोसोम को। सही है, कहाँ डिस्कस करें, जगह है कहीं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं। सही है, तो देखो हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट में इनका सेडिमेंटेशन रेट होता है 70s। सही है, और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक में इनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है 70s, और यूकैरियोटिक में 80s। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो सब यूनिट्स में कंसिस्ट करते हैं। राइबोसोम्स दो सब यूनिट में कंसिस्ट करते हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। याद है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट छोटा सा होता है और लार्जर सब यूनिट डोम लाइक होता है, याद है, गुंबद की तरह होता है और बड़ा होता है। ये जो लार्जर सब यूनिट होता है इसमें 3 रीजन्स होती हैं, ये भी यहीं पे देख लो, वहाँ भी देख लेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं। इसमें 3 रीजन्स होती हैं लार्जर सब यूनिट में। एक होता है ई रीजन, दूसरा होता है पी रीजन और तीसरा होता है ए रीजन। सही है, ये है राइबोसोम के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। सही है, अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने स्टेप्स में। पहले स्टेप हमने पढ़ लिया, अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट हो गए। अमाइनो एसिड क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अमाइनो एसिड्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलकर तैयार हो गए हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सही है, यहाँ पे क्या था, जी था ना, GGU था। सही है, अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखो एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में मैसेंजर आरएनए मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं एंड अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। किस तरह बनता है ये अभी देख लेते हैं। सही है, सबसे पहले ये मैसेंजर आरएनए तो मौजूद है, इस मैसेंजर आरएनए में आके अटैच होगा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। सही है, सबसे पहले क्या होगा, इस मैसेंजर आरएनए में आके अटैच होगा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, और ये जो अटैच होगा ये अटैच होगा बाय मींस ऑफ एन इनिशिएशन फैक्टर, एक प्रोटीन के जरिए होगा, एक एंजाइम के जरिए होगा जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर 2। सही है, तो ये रहा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये आगे अटैच हो गया कहाँ पे, मैसेंजर आरएनए के साथ, और एक प्रोटीन के जरिए अटैच हुआ जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर 2। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स कौन सा आएगा, ये AUG का कॉम्प्लीमेंट्री यानी UAC वाला। सही है, तो ये आ गया अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। सही है, ये आ गया अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन सा अमाइनो एसाइल लगा हुआ है, मिथियोनिन। सही है, और इसका एंटीकोडॉन क्या है, UAC, तभी तो यहाँ के AUG में बाइंड हो गया। सही है, और ये जो बाइंड करता है ये भी एक प्रोटीन के जरिए बाइंड करता है, और इस प्रोटीन का नाम है इनिशिएशन फैक्टर 1। सही है, अच्छा सबसे पहले मैसेंजर आरएनए था, मैसेंजर आरएनए के ऊपर आगे कौन बाइंड किया,
राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, सही है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, सही है, विद द हेल्प ऑफ एन इनिशिएशन फैक्टर नोन एज इनिशिएशन फैक्टर 2, सही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ट्रांसफर अमाइनो एसिड ट्रांसफर यानी कॉम्प्लेक्स आगे बाइंड किया पहले कोडॉन से, और स्टार्ट कोडॉन से बाइंड किया होगा, जाहिर है पहला कोडॉन कौन सा होगा, स्टार्ट कोडॉन, तो वो लाजमी सी बात है AUG होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन UAC होगा, तो ये बाइंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 1, सही है। ये 3 चीजें आ गई हमारे पास, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब चौथी चीज आएगी जिसका नाम है लार्जर सब यूनिट ऑफ, ये आगे लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये आगे बाइंड कर जाएगा। क्या अभी ये इस कोडॉन पे मत जाओ, अभी सिर्फ इनिशिएशन फैक्टर देख लो, ये चीज़ जो कोडॉन वाली बात है वो हम इसमें देखेंगे इलॉन्गेशन में, सही है। अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखना है हमें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैसेंजर आरएनए पे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड किया, फिर पहला जो स्टार्ट कोडॉन था, स्टार्ट कोडॉन पे कौन बाइंड किया, UAC एंटीकोडॉन वाला अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद अमाइनो एसिड कौन सा होगा, मेथियोनिन, और उसके ऊपर आगे कौन बाइंड कर दिया, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में कितने रीजन्स होंगे, 3 रीजन्स होंगे, ये देखो ये रहा 3 रीजन, पहला ये सबसे पहला वाला रीजन E रीजन, दूसरा P और तीसरा A रीजन, इस तरह 3 रीजन्स होंगे, सही है। आगे बात समझ में, ये हमारे पास क्या तैयार हो गया बनके, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। अब हमें देखना है इलॉन्गेशन, अब क्या देखना है हमें, इलॉन्गेशन देखना है, सही है। अच्छा अभी लिखो मत, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। अब देखो यहाँ पे भी उसी तरीके से कोडॉन बना लेते हैं जिस तरीके से यहाँ पे AUG के बाद CCG, उसके बाद GGC, उसके बाद GG, उसके बाद GGA, उसके बाद GG, सही है। अच्छा ये थोड़ा सा हमने कंजस्टेड करके बना लिया, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, सही है। सही, ये हमने बना लिया मैसेंजर आरएनए, सही है। अच्छा अभी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तो बना हुआ है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को वैसे ही बना लेते हैं जैसे बना हुआ था इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या मौजूद था, ट्रांसफर आरएनए मौजूद था, ये देखो ये ट्रांसफर आरएनए आ गया हमारे पास, और ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो एसिड कौन सा है, मेथियोनिन है, सही है। और उसके अलावा क्या मौजूद था यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, ये रहा, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, और ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, सही। और ये राइबोसोम में 3 रीजन्स, ये E रीजन, ये P रीजन और ये A रीजन, ये E रीजन, ये P रीजन और ये A रीजन, ये 3 रीजन राइबोसोम के अंदर। ये यहाँ तक तो हमारा काम हो गया था, इनिशिएशन फैक्टर बन चुका था। अब देखो अब इन रीजन्स की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो E रीजन है इसको हम कहते हैं एग्जिट रीजन, क्या कहते हैं, जो P रीजन है इसको हम कहते हैं पेप्टिडाइल रीजन, और ये जो A रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसाइल रीजन। अभी जैसे जैसे इनका रोल पढ़ते जाएंगे, इनका नाम ये क्यों है समझ में आ जाएगा हमें, सही है। अभी सबसे पहले देखते हैं ए रीजन को। ए रीजन का नाम क्या है, अमाइनो एसाइल रीजन, लिखना बंद कर दो पहले समझ लो, सही है। ए रीजन का नाम क्या है, अमाइनो एसाइल रीजन। तो याद रखना राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट पे, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट के ए रीजन में जो भी कोडॉन होगा वो कोडॉन एक्सप्रेस हो जाएगा, वो कोडॉन विजिबल हो जाएगा फॉर ट्रांसफर आरएनए, सही। ये कोडॉन क्या होगा, जो ए रीजन में जो भी कोडॉन होगा वहां पे कौन आके बाइंड करेगा, अमाइनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करेगा, इसीलिए ए रीजन को क्या कहते हैं, अमाइनो एसाइल रीजन कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे ए रीजन में क्या बाइंड करेगा, आगे अमाइनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करेगा। अब देखो अब होता क्या है, अब होता है इस तरह के अलग अलग ट्रांसफर आरएनए के पास बिल्ट इन एंटीकोडॉन होता है, सही है, स्पेसिफिक, उसके अब मुताबिक उसके पास क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। तो एक एंटीकोडॉन आएगा, ये देखो एक एंटीकोडॉन आया, एक एंटीकोडॉन आया, इसके पास एंटीकोडॉन था GGG, ये आएगा आगे देखेगा इसको, इसके पास भी एक अमाइनो एसिड होगा स्पेसिफिक, ये आगे इसको देखेगा, मैच करेगा, मैच नहीं होगा वापस चले जाएगा। एक और एंटीकोडॉन आएगा, एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो अपने एंटीकोडॉन के साथ मैच करने की कोशिश करेगा ए रीजन में मौजूद एंटीकोडॉन को, कोडॉन के साथ अपने एंटीकोडॉन को मैच करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा वापस चले जाएगा। फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो ए रीजन में मौजूद कोडॉन के साथ अपने एंटीकोडॉन को मैच करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा वापस चले जाएगा। अल्टीमेटली एक ट्रांसफर आरएनए आएगा, एक ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसका एंटीकोडॉन क्या होगा, बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री GGC, बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये इस ए रीजन पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो ये आगे इस ए रीजन पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और इसके ऊपर भी एक अमाइनो एसिड होगा, ऐसे ही है, ये आगे ए रीजन पे क्या हो गया, बाइंड हो गया, सही है। ए रीजन का काम समझ में आ गया। ए रीजन ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का क्या काम है, नए अमाइनो एसाइड tRNA कॉम्प्लेक्स को अपने साथ बाइंड करवाना, नए अमाइनो एसाइड tRNA कॉम्प्लेक्स को अपने साथ बाइंड करवाना, किसका काम है, ए रीजन का काम है। अब आ जाते हैं पी रीजन पे, अब किस पे आ जाते हैं, पी रीजन पे आ जाते हैं, सही है। अच्छा देखो अगर पी रीजन को हम देखें, पी रीजन, पी स्टैंड फॉर पेप्टिडाइल रीजन, पेप्टिडाइल रीजन। इस पेप्टिडाइल रीजन में मौजूद होता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडाइल रीजन में होता है एक एंजाइम जिसका नाम क्या है,
पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। सही है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज तुम लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में एंजाइम्स में। देखो बायोकैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। एक ऐसे बायोकैटालिस्ट जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, दूसरे ऐसे बायोकैटालिस्ट जो कि आरएनए इन नेचर होते हैं, जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। प्रोटीन इन नेचर को एंजाइम्स और आरएनए इन नेचर को क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। याद आया ना सबको? अच्छा, वो जो राइबोजाइम्स की एग्जांपल हमने पढ़ी थी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। दुनिया में सिर्फ एक राइबोसोम है, उसका नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। बाकी सारे एंजाइम किस नेचर के? प्रोटीन। सिर्फ ये एक वाहिद एंजाइम है जो किस नेचर का है? आरएनए नेचर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। तो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहाँ मौजूद होते हैं? पेप्टिडाइल रीजन ऑफ राइबोसोम में। तो इस पेप्टिडाइल रीजन ऑफ राइबोसोम से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है? देखो गौर से समझना क्या करता है। दो काम करता है। पहला काम, यहाँ से इस अमीनो एसिड को, पी रीजन में जो मौजूद अमीनो एसिड है, इसको ट्रांसफर आरएनए से अलग करता है, और अलग करने के बाद इसको ले जाके कहाँ बाइंड करवा देता है? ए रीजन में मौजूद ट्रांसफर आरएनए के साथ। सही है, ए रीजन में मौजूद जो ट्रांसफर आरएनए के साथ जो अमीनो एसिड है, ये पी रीजन में मौजूद ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड को निकाल के किसके साथ बाइंड करवा देते हैं? ए रीजन में बाइंड करवा देते हैं। ये इसका काम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का। सही है, अब क्या होगा? अब ये जो ट्रांसफर, ये जो राइबोसोम है, स्मॉलर सबयूनिट और लार्जर सबयूनिट, ये थोड़ा सा ट्रांसलोकेट होगी। इसमें क्या होगी? ट्रांसलोकेट होगी, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा कहाँ बढ़ेगी? कहाँ जाएगी? आगे जाएगी, एक स्टेप आगे जाएगी। सही है। अच्छा, सेम वही चीज़ नीचे ही बना लेते हैं। AUG, CCG के नीचे CCG, ताकि हम देख सकें GGC, GGA और GG। अब देखो, अब अगर ये राइबोसोम आगे जाएगा तो अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये किसको कवर कर लेगा? इस GGC को भी कवर कर लेगा। ये देखो इस तरह से ये आगे कौन बड़ा हो रहा है? AUG बाहर नहीं आ रहा है ना। ये देखो, ये जो खाली जगह है ये आगे बढ़ रही है। समझ गए? अच्छा, अब ये हमारे पास ये आ गया लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। सही है, इस तरह स्मॉलर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट दोनों आगे। ये आ गया इसका E रीजन, P रीजन और A रीजन। E, P और A रीजन। सही, ये तीन रीजन आ गए। अब हमें पता है AUG के ऊपर खाली ट्रांसफर आ जाता है। ये खाली ट्रांसफर आने कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ E रीजन में आ जाएगा, क्योंकि राइबोसोम आगे मूव किया, ट्रांसलोकेट किया, तो ये खाली ट्रांसफर आने कहाँ आ जाएगा? E रीजन पे आ जाएगा। और ये जिसके अंदर दो अमीनो एसिड है, ये वाला कहाँ आ जाएगा? P रीजन में आ जाएगा। इसके पास कितने अमीनो एसिड है? दो अमीनो एसिड है, इस तरह से। सही, इसके पास दो अमीनो एसिड है। और ये वाला जो A रीजन है, ये क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा, क्योंकि ए रीजन पे जो भी कोडॉन होता है वो क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ट्रांसफर आरएनए आएगा और आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, और इसके पास क्या होगा? एक अमीनो एसिड होगा। अच्छा, अब पहले ई रीजन का काम देख लेते हैं। ई रीजन, ये जो खाली ई का मतलब क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा? ये जो खाली ट्रांसफर आरएनए, एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए, यहाँ से क्या हो जाएगा? जब इसको बना लेते हैं एरो के साथ, ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सही है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके साथ क्या होगा? पी रीजन पे, जो पी रीजन से क्या निकलेगा? एक एंजाइम निकलेगा, और वो एंजाइम क्या करेगा? इस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। वो यहाँ से इसको कट करेगा, यहाँ से इस अमीनो एसिड को कट करेगा, और इस अमीनो एसिड को, इन दो अमीनो एसिड को कट करके कहाँ लगा देगा? ए रीजन में मौजूद ट्रांसफर आरएनए के अमीनो एसिड के साथ। ए रीजन में मौजूद ट्रांसफर आरएनए के अमीनो एसिड के साथ। इस तरह पी रीजन में जो ट्रांसफर आरएनए वो फिर से क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। सही है। और ए रीजन में जो अमीनो एसिड है उसके साथ, ए रीजन में जो ट्रांसफर आरएनए उसके तीन अमीनो एसिड लग जाएंगे। अब फिर से क्या होगा? फिर से थोड़ा सा आगे जाएगा, इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। AUG, CCG, GGC, GGA एंड GGU। अब देखो, अब जब ट्रांसफर आरएनए थोड़ा सा और आगे आएगा, तो AUG वाला कोडॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। सही, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो, ये रहा राइबोसोम का ई रीजन, ये रहा पी रीजन और ये रहा ए रीजन। अब देखो, ये वाला तो बाहर निकल गया था, ये AUG भी बाहर निकल गया, और इससे ये जो ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी वो भी बाहर निकल गया। अब देखो, ये जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए जो पी रीजन में मौजूद है, ये जब राइबोसोम आगे जाएगा तो ये पी रीजन से कहाँ आ जाएगा? ई रीजन में आ जाएगा। ये आ गया ई रीजन में, ई रीजन में। सही है। अच्छा, ये जो ए रीजन में था वो कहाँ आ जाएगा? पी रीजन में। ये पी रीजन, ये देखो, ये पी रीजन, ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, हमें क्या पता है कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? तीन अमीनो एसिड लगा हुआ है, 1, 2 और 3। और ए रीजन के साथ क्या होगा? ये विजिबल हो जाएगा इसका कोडॉन, और एक नया ट्रांसफर आरएनए इस कोडॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आगे इसके साथ क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, जिसके ऊपर क्या लगा होगा? एक अमीनो एसिड लगा होगा। अब यहाँ पे पी रीजन में मौजूद है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा? यहाँ से इसको कट करेगा और इन तीन अमीनो एसिड को निकाल के कहाँ लगा देगा? ए रीजन वाले में लगा देगा।
सही है, इस तरह कितने अमाइनो एसिड हो गए, 4 अमाइनो एसिड हो गए। इस तरह ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा इस तरह। ये अमाइनो एसिड का जो चेन ए रीजन में जो क्या होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। अच्छा, ये ई रीजन से मैंने बताया नहीं, ये ई रीजन से जो एम्प्टी है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक ए रीजन में कोई नॉनसेंस कोडॉन ना आ जाए। अब ये टर्मिनेशन में देखते हैं, जो तुम लोगों ने मिटा दिया, मेरा मेहनत से बनाया था। अच्छा, अब देखो, अब ये तो बहुत आगे बढ़ चुका होगा, तो यहाँ पे से 3 सीक्वेंस बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। सही, ये बहुत आगे चला गया होगा, तो इसमें कोई नया सीक्वेंस आ गया होगा, UUA, UUC और यहाँ पे सॉरी UGG और UAA। सही है, और ये यहाँ पे आ गया हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और यहाँ पे आ गया हमारे पास लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सही, ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का ई रीजन, ये पी रीजन और ये ए रीजन। सही है, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे क्या मौजूद होगा, यहाँ पे एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए मौजूद होगा, क्योंकि ई रीजन से इसको क्या होना होगा, एग्जिट होना होगा, बाहर जाना होगा। और यहाँ पे ऐसा ट्रांसफर आरएनए मौजूद होगा जिसके ऊपर एक लंबी चेन होगी अमाइनो एसिड की, होगी या नहीं होगी? नहीं, अभी तो बहुत आगे चला गया ना। इलॉन्गेशन इस तरह चलता रहेगा, ये मैंने बताया कि जिस तरह ये 3 स्टेप हुआ, इस तरह ये इलॉन्गेशन क्या होगा, चलता रहेगा। सही, इलॉन्गेशन चलता रहेगा, एक लंबी चेन बन जाएगी प्रोटीन की एक लंबी चेन बन जाएगी। सही है, ये लंबी चेन बनेगी प्रोटीन की। अब देखो, अब यहाँ पे हमने जिस तरह यहाँ पे पढ़ा था कि ए रीजन में, तो पी रीजन है, ए रीजन में जो कोडॉन होता है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, और हर ट्रांसफर आने की कोशिश करता है कि वो इस कोडॉन के साथ क्या कर जाए, बाइंड कर जाए, एंटी कोडॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग। मगर चलो, अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इस कोडॉन के साथ बाइंड होने की कोशिश करेगा। मगर ये याद रखना कि नॉनसेंस कोडॉन के लिए कोई भी एंटी कोडॉन मौजूद नहीं होता है, कोई भी अमाइनो एसिड नॉनसेंस कोडॉन के लिए मौजूद नहीं होता है। जब कोई भी अमाइनो एसिड नॉनसेंस कोडॉन के लिए नहीं होते तो एंटी कोडॉन कहाँ से होगा? तो कोई भी ट्रांसफर ऐसा नहीं है जो एंटी कोडॉन इस कोडॉन का नॉनसेंस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो कोई भी ट्रांसफर आरएनए यहाँ से आके बाइंड नहीं करेगा। सही, कोई भी जब ट्रांसफर आरएनए यहाँ से बाइंड नहीं करेगा तो ये वाला कोडॉन जो है ये थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करेगा। ये सोचेगा मुझसे पहले जो 100 कोडॉन थे उसके बाद कोई ना कोई बाइंड कर गया, सबको कोई ना कोई मिल गया, मुझे कोई नहीं मिल रहा। सही है, मेरे साथ बाइंड कोई नहीं हो रहा है। सही, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करेगा ना। तो यहाँ पे बैठा होगा एक फैक्टर, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन फैक्टर। ये यहाँ पे बैठा हुआ होगा चुप से, ये देख रहा होगा, इससे इसका दर्द देखा नहीं जाएगा। सही है, इस नॉनसेंस कोडॉन का दर्द इससे देखा नहीं जाएगा, और ये टर्मिनेशन फैक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, ये आके यहाँ से बाइंड कर जाएगा। सही है, और जब ये टर्मिनेशन फैक्टर बाइंड करेगा तो इस टर्मिनेशन फैक्टर को अज्यूम करो कि ये एक बॉम्ब है, ठीक है, एक बॉम्ब। सही, जब ये यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और जब ये ब्लास्ट होगा तो राइबोसोम्स, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा। सही है, हमारे पास ट्रांसफर आरएनए सारे सेपरेट हो जाएंगे, और ये प्रोटीन की चेन भी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और इस तरह प्रोटीन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और हमारे पास एक क्यूट सा प्रोटीन आ जाएगा। ये एमआरएनए भी अलग हो जाएगा, ये एमआरएनए भी अलग हो जाएगा, ये लाइपोसोम भी अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे सब। तो प्रोकैरियोटिक फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड यूकैरियोटिक फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम्स। तो अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैज sedimentation rate of 70s। सही है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? 70s होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैव sedimentation rate of 80s। ये एक डिफरेंस हो गया। सही, जीन एक्सप्रेशन का। दूसरा डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो सारे प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। सही है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखें तो यूकैरियोटिक सेल में क्या मौजूद होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। तो राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही मौजूद होते हैं, दोनों जगह मौजूद होते हैं। मगर प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम्स आर डिस्पर्स्ड इन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, कुछ भी कह सकते हैं।
सही है, साइटोसोल में बिखरे हुए होते हैं राइबोसोम्स। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें हम, तो इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। सही है, यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह से हो सकते हैं राइबोसोम्स, अटैच भी हो सकते हैं और डिस्पर्स भी हो सकते हैं। सही है, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट था यार ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास जो प्रोमोटर रीजन था वो कौन कौन सा था? प्रोमोटर रीजन था, प्रोमोटर रीजन्स आर -10 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाटाट, TAAT टाटाट, और -35 और TT गाका विच इज ऑल्सो नोन एज TTGACA। सही है, TT गाका। जबकि अगर प्रोमोटर रीजन देखें हम यूकैरियोट्स में, तो प्रोमोटर रीजन्स इन यूकैरियोट्स आर -25 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज TATA और टाटा बॉक्स, एंड -70 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज CAAT और कैट बॉक्स। सही है, अच्छा, तो ये दो प्रोमोटर रीजन्स प्रोकैरियोट में होते हैं -10 और -35, जबकि यूकैरियोट में होते हैं -25 और -70। सही है, इसके अलावा अगर देखें हम तो इसमें प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसकी लोकेशन क्या होती है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? प्रोकैरियोट्स में क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। सही है, तो कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या होगी? साइटोप्लाज्म। मगर यूकैरियोटिक सेल में अगर देखें तो डीएनए इनक्लोज कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी? इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन अगर इन साइटोप्लाज्म। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगी? ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। सही है, ये तो कुछ सिंपल सी बातें थी। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें कर लेते हैं, ये हम लोग बड़े हो गए। सही है, अच्छा, जो यूकैरियोटिक जो जीन होती है उसमें मैंने बताया था कि जीन में कुछ कोडिंग रीजन होती है और कुछ नॉन कोडिंग रीजन होती है। सही है, कुछ कोडिंग रीजन होती है और कुछ नॉन कोडिंग रीजन होती है। मगर प्रोकैरियोटिक जो जीन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन मौजूद होती है, कोई नॉन कोडिंग रीजन मौजूद नहीं होते। कोडिंग रीजन को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन, और नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन्स। तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ कोडिंग रीजन होता है, इसका मतलब इनमें सिर्फ क्या होता है? एक्सॉन्स होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीन ओनली कंटेन एक्सॉन। एक्सॉन का मतलब कोडिंग पार्ट। तो इनकी जीन में कोई भी नॉन कोडिंग पार्ट नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक जीन को देखें तो यूकैरियोटिक जीन कंटेन एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स, यानी इंट्रॉन्स का मतलब नॉन कोडिंग रीजन। तो इनकी जीन में कोडिंग रीजन भी होता है, नॉन कोडिंग रीजन भी होता है। क्योंकि इनकी जीन में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन होते हैं यूकैरियोट्स में, तो इनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, यानी ट्रांसलेशन से पहले मॉडिफिकेशन बिफोर ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है। सही है, तो ये मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन से पहले मॉडिफिकेशन करेंगे और अपने इंट्रॉन्स को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। मगर ये ट्रांसलेशन से पहले मॉडिफिकेशन करेंगे? नहीं करेंगे। तो इनमें ट्रांसलेशन से पहले मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन बिफोर ट्रांसलेशन नहीं होगी, और इनमें होगी मॉडिफिकेशन। आगे बात समझ में? तो मॉडिफिकेशन बिफोर ट्रांसलेशन, इसको हम और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ट्रांसलेशन के से पहले जो म्यूटेशन होगी वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगी, तो उसको क्या बोल सकते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन बिफोर ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी। सही है, तो मॉडिफिकेशन बिफोर ट्रांसलेशन डू नॉट अकर, मगर इसमें होगी। सही है, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशन बिफोर ट्रांसलेशन अकर्स। सही है, मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन के में होगी। अच्छा, इनमें ये तो बात समझ में आ गई कि प्रोकैरियोट्स में
क्योंकि एक्सॉन नहीं होते तो इनको स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन बिफोर ट्रांसलेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है स्प्लाइसिंग, तो इनको स्प्लाइसिंग की ज़रूरत तो नहीं है, मगर हमने कहा कि इनको पूरे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इनको एडिशन ऑफ कैप एंड टेल की भी ज़रूरत नहीं है, और इनको एडिशन ऑफ कैप एंड टेल की ज़रूरत है। सही है, इनको स्प्लाइसिंग की भी ज़रूरत है और इनको एडिशन ऑफ कैप एंड टेल की भी ज़रूरत है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, स्प्लाइसिंग की ज़रूरत इनको इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास नॉन कोडिंग रीजन नहीं है। कैप एंड टेल की ज़रूरत क्यों नहीं है इनको? क्योंकि उसमें हो गई है वन टाइम। हाँ है, बिल्कुल है, हर सेल में होता है। हाँ वो राइबोसोम तक जाएगा। देखो, ये है बैक्टीरियल सेल, ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है। सही है, इनमें ये मौजूद है राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में, सही है, और ये जो डीएनए ये भी कहाँ मौजूद है? ये जो इनका जीन है ये भी कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन किसके पास होगी? इसके जीन के पास होगी, यानी इनका जो जीनोम है इसके पास होगी। सही है, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगी और यहाँ से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बन के निकलेगा। ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही बनेगा, जैसे ही बन के यहाँ से निकलेगा, ये राइबोसोम आएगा, इसका लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा और ये क्या बनाना शुरू कर देगा? यहाँ से प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। यानी ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बाहर आ रहा है, ये मैसेंजर आरएनए इसके अंदर से गुजर रहा है और साथ में क्या बनाता जा रहा है? प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी चल रही है और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ क्या चल रही है? ट्रांसलेशन भी साथ साथ चल रही है। अब देखो, अगर हम देखें तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए का 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, मगर अगर देखा जाए तो इसका 5 प्राइम एंड जो है वो कहाँ मौजूद है? इस जीनोम के अंदर मौजूद है, और 3 प्राइम एंड कहाँ मौजूद है? राइबोसोम के अंदर मौजूद है। तो इसको किसी भी एंजाइम से खतरा नहीं है, तो इसलिए इसको कैप और टेल की भी ज़रूरत नहीं है। सही है, एक और डिफरेंस आ गया है यहाँ से हमारे पास। डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी दोनों साथ होती है अगर साइमल्टेनियसली, एक साथ होती है। सही, इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होती है। मगर अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो यूकैरियोटिक सेल में पहले डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से, उसके बाद वो मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, उसके बाद क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होती है। सही है, तो इन यूकैरियोटिक सेल फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, देन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अकर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सिंपली यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन अकर्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। इंक बज गया।